प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आप सभी युवा साथियों को, माता पिता को, गुरुजनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज एक और बहुत ही पावन अवसर है, बहुत ही प्रेरणा का दिन है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती है। मैं सभी देशवासियों को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी शिवाजी उत्सव नाम से वीर शिवाजी पर एक कविता लिखी थी। उन्होंने लिखा था, कौन दूर शताब्देर, कौन दूर शताब्देर, कौन एक अख्यात दिवसे, नाही जानी आजी, नाही जानी आजी। मराठार कौन, शोयले एरंडेर, अंधकारे बसे। हे राजा शिवाजी, तब भाल उद्यासियाए भावना, तैत प्रभावत ऐसे छिल नामी। एक धर्म राज्य पाशे, एक धर्म राज्य पाशे, खंड छिन्न विक्षिप्त भारत, बंधे दिव आमी। यानी एक शताब्दी से भी पहले किसी एक अनाम दिन, मैं उस दिन को आज नहीं जानता, किसी पर्वत की ऊंची चोटी से, किसी घने वन में, ओ राजा शिवाजी, क्या ये विचार आपको एक बिजली की रोशनी की तरह आया था? क्या ये विचार आया था कि छिन्न भिन्न इस देश की धरती को एक सूत्र में पिरोना है? क्या मुझे इसके लिए खुद को समर्पित करना है? इन पंक्तियों में छत्रपति वीर शिवाजी से प्रेरणा लेते हुए भारत की एकता, भारत को एक सूत्र में पिरोने का आह्वान था। देश की एकता को मजबूत करने वाली इन भावनाओं को हमें कभी भूलना नहीं है। पल पल, जीवन के हर कदम पर देश की एकता, अखंडितता के इस मंत्र को हमें याद भी रखना है, हमें जीना भी है। यही तो टैगोर का हमें संदेश है। साथियों, आप सिर्फ एक विश्वविद्यालय का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि एक जीवंत परंपरा के वाहक भी है। गुरुदेव अगर विश्व भारती को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के रूप में देखना चाहते तो वो इसको ग्लोबल यूनिवर्सिटी या कोई और नाम दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय नाम दिया। उन्होंने कहा था, विश्व भारती acknowledges India's obligation to offer to others the hospitality of her base culture and India's right to accept from others their best। गुरुदेव की विश्व भारती से अपेक्षा थी कि यहां जो सीखने आएगा वो पूरी दुनिया को भारत और भारतीयता की दृष्टि से देखेगा। गुरुदेव का ये मॉडल ब्रह्म, त्याग और आनंद के मूल्यों से प्रेरित था। इसलिए उन्होंने विश्व भारती को सीखने का ऐसा स्थान बनाया जो भारत की समृद्ध धरोहर को आत्मसात करे
उस पर शोध करे और गरीब से गरीब की समस्याओं के समाधान के लिए काम करे। ये संस्कार में पूर्व में यहां से निकले छात्र छात्राओं में भी हमें दिखता है और आपसे भी देश की यही अपेक्षा है। साथियों, गुरुदेव टैगोर के लिए विश्व भारती सिर्फ ज्ञान देने वाली, ज्ञान परोसने वाली एक संस्था मात्र नहीं थी। ये एक प्रयास है भारतीय संस्कृति के शीर्षस्थ लक्ष्य तक पहुंचने का, जिसे हम कहते हैं स्वयं को प्राप्त करना। जब आप अपने कैंपस में बुधवार उपासना के लिए जुड़ते हैं तो स्वयं से ही साक्षात्कार करते हैं। जब आप गुरुदेव द्वारा शुरू किए गए समारोह में जुड़ते हैं तो स्वयं से ही साक्षात्कार करने का एक अवसर प्राप्त होता है। जब गुरुदेव कहते हैं आलो अमार आलो ओगो आलो भुवन भारा, तो ये उस प्रकाश के लिए ही आह्वान है जो हमारी चेतना को जागृत करती है। गुरुदेव टैगोर मानते थे विविधताएं रहेगी, विचारधाराएं रहेगी, इन सब के साथ ही हमें खुद को भी तलाशना होगा। वो बंगाल के लिए कहते थे बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार वायु बांग्लार फूल, पुण्य हो पुण्य हो पुण्य हो हे भगवान। लेकिन साथ ही वो भारत की विविधता की भी उतना ही गौरवगान बड़े भाव से करते थे। वो कहते थे हे मोर चित्तो पुण्यो, हे मोर चित्तो पुण्यो, तीर्थे जागोरे धीरे, ई भारतेर महामनोबेर सागरो तीरे, हेथाय दाराय दबाहु बाराय नमो नरोदे बोतारे। और ये गुरुदेव का ही विशाल विजन था कि शांति निकेतन के खुले आसमान के नीचे वो विश्व मानव को देखते थे। ऐशो कर्मी, ऐशो ज्ञानी, ऐसो जन कल्याणी, ऐशो तपस राजो है, ऐशो है दिशक्ति, संपद मुक्ता बंधो समाज है। हे श्रमिक साथियों, हे जानकार साथियों, हे समाज सेवियों, हे संतों, समाज के सभी जागरूक साथियों, आइए समाज की मुक्ति के लिए मिलकर के प्रयास करें। आपके कैंपस में ज्ञान प्राप्ति के लिए एक पल भी बिताने वाले का यह सौभाग्य है कि उसे गुरुदेव का यह विजन मिलता है। साथियों, विश्व भारती तो अपने आप में ज्ञान का वो उन्मुक्त समंदर है जिसकी नींव ही अनुभव आधारित शिक्षा के लिए रखी गई। ज्ञान की क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती है। इसी सोच के साथ गुरुदेव ने इस महान विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आपको यह भी हमेशा याद रखना होगा कि ज्ञान, विचार और स्किल स्टैटिक नहीं है, पत्थर की तरह नहीं है, स्थिर नहीं है, ये जीवंत है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और इसमें कोर्स करेक्शन की गुंजाइश भी हमेशा रहेगी, प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट। लेकिन नॉलेज और पावर दोनों
रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आते हैं। जिस प्रकार सत्ता में रहते हुए संयम और संवेदनशील रहना पड़ता है, रहना जरूरी होता है, उसी प्रकार हर विद्वान को, हर जानकार को भी उनके प्रति जिम्मेदार रहना पड़ता है जिनके पास वो शक्ति है। आपका ज्ञान सिर्फ आपका नहीं, बल्कि समाज की, देश की, अरे भावी पीढ़ियों की भी वो धरोहर है। आपका ज्ञान, आपकी स्किल एक समाज को, एक राष्ट्र को गौरवान्वित भी कर सकती हैं और वो समाज को बदनामी और बर्बादी के अंधकार में भी धकेल सकती है। इतिहास और वर्तमान में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आप देखिए, जो दुनिया में आतंक फैला रहे हैं, जो दुनिया में हिंसा फैला रहे हैं, उनमें भी कई हाईली एजुकेटेड, हाईली लर्नेड, हाईली स्किल्ड लोग हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी ये लोग हैं जो कोरोना जैसी महामारी से दुनिया को मुक्ति दिलाने के लिए दिन रात अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, अस्पतालों में डटे रहते हैं, प्रयोगशालाओं में जुटे हुए हैं। ये सिर्फ विचारधारा का प्रश्न नहीं है, मूल बात तो माइंडसेट का है। आप क्या करते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। स्कोप दोनों के लिए है, रास्ते दोनों के लिए ओपन है। आप समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर समाधान का, ये तय करना हमारे अपने हाथ में होता है। अगर हम उसी शक्ति, उसी सामर्थ्य, उसी बुद्धि, उसी वैभव को सत्कार्य के लिए लगाएंगे तो परिणाम एक मिलेगा, दुष्कर्म के लिए लगाएंगे तो परिणाम दुष्कर्म मिलेगा। अगर हम ही सिर्फ अपना हित देखेंगे तो हम हमेशा चारों तरफ मुसीबतें देखते आएंगे, समस्याएं देखते आएंगे, नाराजगी देखते आएंगे, आक्रोश नजर आएगा। लेकिन अगर आप खुद से ऊपर उठ करके, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके नेशन फर्स्ट की अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको हर समस्या के बीच में भी सॉल्यूशन ढूंढने का मन करेगा, सॉल्यूशन नजर आएगा। बुरी शक्तियों में भी आपको अच्छा ढूंढने का, उसमें से अच्छाई का, परिवर्तन का मन करेगा और आप स्थितियां बदलेंगे भी, आप स्वयं भी अपने आप में एक सॉल्यूशन बन करके उभरेंगे। अगर आपकी नीयत साफ है और निष्ठा मां भारती के प्रति है तो आपका हर निर्णय, आपका हर आचरण, आपका हर कृति किसी न किसी समस्या के समाधान की तरफ ही बढ़ेगा। सफलता और असफलता हमारा वर्तमान और भविष्य तय नहीं करती है। हो सकता है आपको किसी फैसले के बाद जैसा सोचा था वैसा परिणाम न मिले, लेकिन आपको फैसला लेने में डरना नहीं चाहिए। एक युवा के रूप में, एक मनुष्य के रूप में जब कभी हमें फैसला लेने से डर लगने लगे तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा संकट होता है। अगर फैसले लेने का हौसला चला गया तो मान लीजिएगा आपकी युवानी चली गई है, आप युवा नहीं रहे हैं। जब तक भारत के युवा में नया करने का, रिस्क लेने का और आगे बढ़ने का जज्बा रहेगा, तब तक कम से कम मुझे देश की भविष्य की चिंता नहीं है। और मुझे जो देश युवा हो, 130 करोड़ आबादी में इतनी बड़ी तादाद में युवा शक्ति हो, तो मेरा भरोसा और मजबूत हो जाता है।
मेरा विश्वास और मजबूत हो जाता है। और इसके लिए आपको जो सपोर्ट चाहिए, आपको जो माहौल चाहिए, उसके लिए मैं खुद भी और सरकार भी, इतना ही नहीं, 130 करोड़ का संकल्पों से भरा हुआ, सपनों से लेकर के जीने वाला देश भी आपके समर्थन में खड़ा है। साथियों, विश्व भारती के 100 वर्ष के ऐतिहासिक अवसर पर जब मैंने आपसे बात की थी, तो उस दौरान भारत के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए आप सभी युवाओं के योगदान का जिक्र किया था। यहां से जाने के बाद जीवन के अगले पड़ाव में आप सभी युवाओं को अनेक तरह के अनुभव मिलेंगे। साथियों, आज जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का हमें गर्व है, वैसे ही मुझे आज धर्मपाल जी की याद आती है। महान गांधीवादी धर्मपाल जी, आज महान गांधीवादी धर्मपाल जी की भी जन्म जयंती है। उनकी एक रचना है, द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी। आज आपसे बात करते हुए मैं इस पवित्र धाम में जब आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरा मन करता है उसका जिक्र मैं जरूर करूं। और बंगाल की धरती, ऊर्जावान धरती के बीच जब बात कर रहा हूं, तब तो मेरा स्वाभाविक मन करता है कि मैं जरूर धर्मपाल जी के उस विषय को मैं आपके सामने रखूं। धर्मपाल जी ने इस पुस्तक में धर्मपाल जी ने थॉमस मुंद्रो द्वारा किए गए एक राष्ट्रीय शिक्षा सर्वे का ब्यौरा दिया है। 1820 में हुए, 1820 यानी करीब 200 साल, 1820 में हुए इस शिक्षा सर्वे में कई ऐसी बातें हैं जो हम सबको हैरान भी करती हैं और गौरव से भर देती हैं। उस सर्वे में भारत की साक्षरता दर बहुत ऊंची आंकी गई थी। सर्वे में यह भी लिखा गया था कि कैसे हर गांव में एक से ज्यादा गुरुकुल थे, और जो गांव के मंदिर होते थे वो सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं, वे शिक्षा को बढ़ावा देने वाले, शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले एक अत्यंत पवित्र कार्य से भी गांव के मंदिर जुड़े हुए रहते थे। वे भी गुरुकुल की परंपराओं को आगे बढ़ाने में, बल देने में प्रयास करते थे। हर क्षेत्र, हर राज्य में, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हर क्षेत्र, हर राज्य में तब महाविद्यालयों का बहुत गर्व से देखा जाता था कि कितना बड़ा उनका नेटवर्क था। उच्च शिक्षा के संस्थान भी बहुत बड़ी मात्रा में थे। भारत पर ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम थोपे जाने से पहले थॉमस मुंद्रो ने भारतीय शिक्षा पद्धति और भारतीय शिक्षा व्यवस्था की ताकत को अनुभव किया था, देखा था। उन्होंने देखा था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी वाइब्रेंट है। ये 200 साल पहले की बात है। इसी पुस्तक में विलियम एडम का भी जिक्र है, जिन्होंने ये पाया था कि 1830 में बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा विलेज स्कूल थे, ग्रामीण विद्यालय थे। साथियों, ये बातें मैं आपको विस्तार से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें यह जानना आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या थी, कितनी गौरवपूर्ण थी, कैसे हर इंसान तक पहुंची हुई थी, और बाद में अंग्रेजों के कालखंड में और उसके बाद के कालखंड में हम कहां से कहां पहुंच गए, क्या से क्या हो गया। गुरुदेव ने विश्व भारती में जो व्यवस्थाएं विकसित की, जो पद्धतियां विकसित की, वो भारत की शिक्षा व्यवस्था को
परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करने, भारत को आधुनिक बनाने का एक माध्यम थी। अब आज भारत में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, वो भी पुरानी बेड़ियों को तोड़ने के साथ ही विद्यार्थियों को अपना सामर्थ्य दिखाने की पूरी आजादी देती है। ये शिक्षा नीति आपको अलग अलग विषयों को पढ़ने की आजादी देती है। ये शिक्षा नीति आपको अपनी भाषा में पढ़ने का विकल्प देती है। ये शिक्षा नीति एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा देती है। ये शिक्षा नीति रिसर्च को, इनोवेशन को बल देती है, बढ़ावा देती है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में ये शिक्षा नीति भी एक अहम पड़ाव है। देश में एक मजबूत रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टम बनाने के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। हाल ही में सरकार ने देश और दुनिया के लाखों जर्नल्स की फ्री एक्सेस अपने स्कॉलर्स को देने का फैसला किया है। इस साल बजट में भी रिसर्च के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से आने वाले 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। साथियों, भारत की आत्मनिर्भरता देश की बेटियों के आत्मविश्वास के बिना संभव नहीं है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार जेंडर इंक्लूजन फंड की भी व्यवस्था की गई है। इस पॉलिसी में 6ठी क्लास से ही कारपेंटरी से लेकर कोडिंग तक ऐसे अनेक स्किल सेट्स पढ़ाने की योजना इसमें है, जिन स्किल्स से लड़कियों को दूर रखा जाता था। शिक्षा नीति बनाते समय बेटियों में ड्रॉप आउट रेट ज्यादा होने के कारणों को गंभीरता से स्टडी किया गया है। इसलिए पढ़ाई में निरंतरता, डिग्री कोर्स में एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन हो और हर साल का क्रेडिट मिले, इसकी एक नए प्रकार की व्यवस्था की गई है। साथियों, बंगाल ने अतीत में भारत के समृद्ध ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने में देश को नेतृत्व दिया और यह गौरवपूर्ण बात है। बंगाल एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा स्थली भी रहा है और कर्मस्थली भी रहा है। शताब्दी समारोह में चर्चा के दौरान मैंने इस पर भी विस्तार से अपनी बात रखी थी। आज जब भारत 21वीं सदी की नॉलेज इकोनॉमी बनाने की तरफ बढ़ रहा है, तब भी नजरें आप पर है, आप जैसे नौजवानों पर है, बंगाल की ज्ञान संपदा पर है, बंगाल के ऊर्जावान नागरिकों पर है। भारत के ज्ञान और भारत की पहचान को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने में विश्व भारती की बहुत बड़ी भूमिका है। इस वर्ष हम अपने आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। विश्व भारती के प्रत्येक विद्यार्थी की तरफ से देश को सबसे बड़ा उपहार होगा कि भारत की छवि को और निखारने के लिए हम सब मिलकर के, और विशेष करके मेरे नौजवान साथी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें। भारत जो है, जो मानवता, जो आत्मीयता, जो विश्व कल्याण की भावना हमारे रक्त के कण कण में है, उसका एहसास बाकी देशों को कराने के, पूरी मानव जात को कराने के लिए विश्व भारती को देश की शिक्षा संस्थाओं का नेतृत्व करना चाहिए। मेरा आग्रह है, अगले 25 वर्षों के विश्व भारती के विद्यार्थी मिलकर एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए। जब आजादी के 100 साल होंगे,
वर्ष 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष का समारोह बनाएगा, तब तक विश्व भारती के 25 सबसे बड़े लक्ष्य क्या होंगे, ये इस विजन डॉक्यूमेंट में रखे जा सकते हैं। आप अपने गुरुजनों के साथ चिंतन मनन करें, लेकिन कोई न कोई लक्ष्य अवश्य तय करें। आपने अपने क्षेत्र के अनेक गांवों को गोद लिया हुआ है। क्या इसकी शुरुआत हर गांव को आत्मनिर्भर बनाने से हो सकती है? पूज्य बापू ग्राम राज्य की जो बात करते थे, ग्राम स्वराज की बात करते थे। मेरे नौजवान साथियों, गांव के लोग, वहां के शिल्पकार, वहां के किसान, इन्हें आप आत्मनिर्भर बनाइए। इनके उत्पादों को विश्व के बड़े बड़े बाजारों में पहुंचाने की कड़ी बनिए। विश्व भारती तो बोलपुर जिले का मूल आधार है। यहां के आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक सभी गतिविधियों में विश्व भारती रचा बसा है, एक जीवंत इकाई है। यहां के लोगों को, समाज को सशक्त करने के साथ ही आपको अपना बृहद दायित्व भी निभाना है। आप अपने हर प्रयास में सफल हो, अपने संकल्पों को सिद्धि में बदलें। जिन उद्देश्यों को लेकर के विश्व भारती में कदम रखा था और जिन संस्कारों और ज्ञान की संपदा को लेकर आज जब आप विश्व भारती से कदम दुनिया के दहलीज पर रख रहे हैं, तब दुनिया आपसे बहुत कुछ चाहती है, बहुत कुछ अपेक्षाएं रखती है। और इस मिट्टी ने आपको संवारा है, आपको संभाला है और आपको विश्व की अपेक्षाओं को पूर्ण करने योग्य बनाया है, मानव की अपेक्षाओं को पूर्ण करने योग्य बनाया है। आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, आप संकल्पों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, आप संस्कारों से पुलकित हुई आपकी जवानी है। ये आने वाली पीढ़ियों को काम आएगी, देश के काम आएगी। 21वीं सदी में भारत अपना उचित स्थान प्राप्त करे, इसके लिए आपका सामर्थ्य बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा, ये पूरा विश्वास है। और आप ही के बीच में, आप ही का एक सही यात्री होने के नाते मैं आज इस गौरवपूर्ण क्षण में अपने आप को धन्यवाद मानता हूं। और हम सब मिलकर के इस गुरुदेव टैगोर ने जिस पवित्र मिट्टी से हम लोगों को शिक्षित किया है, संस्कारित किया है, हम सब मिलकर आगे बढ़े, यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं। आपके माता पिता को मेरे प्रणाम, आपके गुरुजनों को प्रणाम, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, जो वर्चुअल तरीके से संबोधित कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे